हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई तैयारी। आईटीआई तैयारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डीसी जनरेटर के एमसीक्यू सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। तो डीसी जनरेटर में न्यूनतम जो हमारे पोल्स हो सकते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं। तो जो फील्ड पोल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। और जो आर्मेचर होता है हमारा, आर्मेचर को हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। कॉपर की वाइंडिंग होती है। माइका हमारा इंसुलेटिंग होता है जो हम लोग कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चार पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। जो लैप वाउंड होते हैं और वेव वाउंड होते हैं, तो लैप वाउंड के लिए देख लीजिए। लैप वाउंड में हमेशा आपका जेड इक्वल होगा ए के, लेकिन आपका जो वेव वाउंड होता है, वेव वाउंड में जेड कितना भी हो सकता है, लेकिन आपका जो ए होगा उसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रख के चलेंगे। ए हमारा होता है समांतर पथों की संख्या, ए समांतर पथों की संख्या है। जेड हमारा आर्मेचर में चालकों की संख्या है। तो लैप वाउंड में जेड इक्वल टू ए रहेगा, वेव वाउंड में ए इक्वल टू हमेशा 2 रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में धारा किसके आउटपुट पर प्राप्त होती है। तो डीसी जनरेटर में जब आर्मेचर के चारों ओर जो फील्ड पोल्स मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो वो आर्मेचर के चालक को कट करते हैं और आर्मेचर के चालक में ईएमएफ जनरेट होता है, और वो ईएमएफ हमारा कम्यूटेटर पर पहुंचता है। कम्यूटेटर के से सटे हुए हमारे कार्बन ब्रूस होते हैं जिससे हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। डीसी जनरेटर के घुमाव की दिशा परिवर्तित करने पर धारा के प्रवाह की दिशा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर डीसी जनरेटर है, उसके घुमाव की दिशा हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, तो धारा की प्रवाह दिशा में क्या होगा, तो अपरिवर्तित होगी, परिवर्तित होगी, ऐसी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, परिवर्तित हो जाएगी। और उसमें जो हम लोग का इंटरपोल्स ये सब लगाते हैं, तो अगर इसकी डायरेक्शन घुमाते भी हैं तो करंट का मान 0 हो जाएगा, आउटपुट देगा ही नहीं। नेक्स्ट है, डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो मैंने आपको बताया है, डायनेमो में हम लोग मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट में हम लोग कोई भी सप्लाई देने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नेट हमारा क्या होता है, स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबकीय प्रणाली होती है। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता है सेल्फ उत्तेजित, या जिसको बोलते हैं स्व उत्तेजित, सेल्फ एक्साइटेड, तो वो यहाँ पे यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हमें सीधा स्थायी चुंबक दिया गया है, तो स्थायी चुंबक हम लोग यूज करेंगे। विद्युत चुंबक हमारे सेपरेटली एक्साइटेड वाले में और इसमें यूज होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज वाले में, और इसमें सीरीज शंट कंपाउंड और क्यूमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, इस तरह के इसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका जनरेटर यूज किया जाता है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करने वाले जनरेटर होता है डीसी शंट जनरेटर। नेक्स्ट, डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहक बल स्थिर होता है। तो कंपाउंड जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पे, डीसी कंपाउंड जनरेटर में। तो इसका विद्युत वाहक बल फुल लोड पर या नो लोड पर स्थिर रहेगा, या फुल लोड नो लोड दोनों पर स्थिर रहेगा। तो यही इसका राइट आंसर है। कंपाउंड जनरेटर का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फुल लोड और नो लोड दोनों पे इसका ईएमएफ स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेथ मशीन में किस डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो लेथ मशीन में आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो कंपाउंड एक होता है सीरीज, एक शंट, उसके बाद आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो ये किस पे काम करता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड पे। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड पे लेथ मशीन हमारी काम करती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने से कौन सी विद्युत क्षति होती है। तो चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित और विचुंबकित होने से हिस्टेरिसिस लॉस होता है, और उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है जब उसका लॉस होता है, उससे हमारा एडी करंट लॉस होता है। और कॉपर लॉस जो हमारे वाइंडिंग में टिक नहीं करना है।
तो इसका राइट आंसर आपका हिस्टेरेसिस लॉस है और इसका आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड था। तो इसमें आपको कॉपर लॉस जो वाइंडिंग के थ्रू उसमें जो लॉस होते हैं वो है, और मैकेनिकल लॉस जो उसके बॉडी है, योक है, कास्ट स्टील की होती है, तो उसमें जो भी चुंबकत्व खत्म होता है, जो हमारी कॉइल्स जनरेट करती हैं उसका जो चुंबकत्व खत्म होता है, तो सारा मैकेनिकल लॉस में कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं, आप वीडियो पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कौन सी उंगली दर्शाती है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे बल देख के आप सीधा इसको अंगूठे पे ना लगा दें, आप इसको ध्यान दीजिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात की गई है, ईएमएफ की बात की गई है। तो ईएमएफ हमारा किस उंगली पे होता है? हमारी जो तर्जनी उंगली होती है वो किसको डिनोट करती है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा हमारे फोर्स को डिनोट करता है या उसके मोशन को डोनेट करता है सॉरी। और जो मध्यमा उंगली होती है, मध्यमा उंगली यहाँ पे हम लोग को करंट की डायरेक्शन है विद्युत वाहक बल की। तो जो हम लोग की मोटर होती है वहां पे हमें करंट देनी होती है, तो बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग मध्यमा उंगली में करंट इंटर होती है और यहाँ से ईएमएफ आउटपुट में हमें मिलता है। तो यहाँ से हमारे मध्यमा उंगली, इसका राइट आंसर होगा बी, मध्यमा उंगली। नेक्स्ट है, फील्ड पोल के बीच छोटे फील्ड कहलाते हैं। तो जो मेन फील्ड पोल होते हैं उनके बीच जो छोटे छोटे पोल्स होते हैं वो कहलाते हैं इंटरपोल। तो मैंने आपको पहले ही बताया इंटरपोल का क्या काम होता है। इंटरपोल हमारे कम्यूटेटर के पे अगर दो कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में शॉर्ट होने जा रहे हैं कार्बन ब्रश के थ्रू, तो उस टाइम पे स्पार्किंग ना हो उसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर जनरेटर को अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उससे आउटपुट जीरो हो जाए और उसके जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाए, तो उसका हमें आउटपुट जीरो मिले, इसलिए इसका यूज करते हैं ताकि उसकी वाइंडिंग सेफ रहे। तो नेक्स्ट पे आते हैं, डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध हमेशा हम लोग 1 ओम या उससे कम रखते हैं। नेक्स्ट है, ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है, क्योंकि तो ढलवा लोहे का प्रयोग से इसको हम लोग बनाते हैं। तो ऑप्शन है मशीन की यांत्रिक सुरक्षा के लिए, तो सही है। सस्ता होता है, तो ये भी सही है। चुंबकीय पथ प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और 13वें का राइट ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सा चालक पदार्थ किन्हीं दो कम्यूटेटर सेगमेंट को अलग करता है? तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो बैकेलाइट के ऊपर हम लोग कॉपर को सेपरेट करने के लिए माइका का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा माइका। तो कम्यूटेटर सेगमेंट को अलग करने वाला माइका कहलाता है। और ये सारी असेंबली कॉपर और माइका का ये एक बैकेलाइट पे इसको फिक्स किया जाता है और कॉपर भी हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है। नेक्स्ट है, अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो धारा कैसे प्राप्त होगी? तो अगर डीसी जनरेटर है उसके आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ेंगे तो हमें पहले ही बताया मैंने अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अल्टरनेटिंग करंट। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 70 नंबर पे, निम्न में से कार्बन ब्रश का क्या गुण है? तो कार्बन ब्रश में टेम्परेचर गुणांक निगेटिव होता है, तो सही है। सॉफ्ट होते हैं, ये भी सही है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं, ये भी सही है। तो ताप गुणांक निगेटिव का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ना बढ़े, उसका रेजिस्टेंस घटने लगे। तो इसको इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। और सॉफ्ट होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, क्योंकि हमारा जो कम्यूटेटर होता है और कार्बन ब्रश के बीच में हम लोग कभी भी किसी भी लुब्रिकेशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं, इनको इस तरह से बनाया जाता है ताकि ये कॉपर को डैमेज ना करें और उसके ऊपर लुब्रिकेट होते हुए इससे परमानेंट कनेक्शन बनाए रखें। वो रोटेट होता है और ये फिक्स रहता है कार्बन ब्रश। तो इनके बीच में एक लुब्रिकेशन होना चाहिए ताकि वो रोटेट आराम से होता रहे और जिससे उस पर कोई स्क्रैचेस ना आए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है 15 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर,
20 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, 10 एम्पियर स्क्वायर मीटर और 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन से कार्बन का प्रयोग बड़े जनरेटर में किया जाता है? तो बड़े जनरेटर में मैंने बताया है आपको कि जो पहले छोटे जनरेटर पे हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, बड़े वाले में कॉपर और कार्बन का मिक्सिंग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 पोल वाले लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथ की संख्या है। तो यहाँ पे लैप वाउंड की बात आ गई, लैप वाउंड और वेव वाउंड। तो लैप वाउंड में मैंने आपको बताया है कि Z=A होता है। Z आपका जो उसमें वाइंडिंग फिल की आ रही है उनकी संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, और जो A होता है वो समांतर पथों की संख्या होती है। तो आपका इसमें लैप वाउंड में नंबर ऑफ पोल्स बराबर होंगे समांतर पथों की संख्या के। तो लैप वाउंड में यहाँ पे अगर 4 पोल हैं तो समांतर पथों की संख्या भी इसमें 4 होगी। तो नेक्स्ट आते हैं, लैप वाउंड की तुलना में वेव वाउंड में अधिक ईएमएफ बल होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो। अगर ध्रुवों की संख्या समान है तो ईएमएफ होगा। तो पहले हम ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है E = PN 5 होता है, इसको मैं क्यों लिख दे रहा हूं अभी, PN 5 Z अपॉन 60 मल्टीप्लाई A। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके लैप वाउंड और वेव वाउंडिंग में बोला गया है कि अगर ध्रुवों की संख्या सेम है, तो ध्रुवों की संख्या अगर सेम है, जेट की वैल्यू आपसे बोल रहा है सेम है, तो दोनों में किसका ईएमएफ ज्यादा होगा। तो आपको मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, 2 क्वेश्चन हो गए लैप वाउंड और वेव वाउंड के। तो लैप वाउंड में क्या होता है कि Z=A हो जाएगा, और जबकि वेव वाउंड में क्या होता है, A की वैल्यू हमेशा 2 रहती है। तो मिनिमम तो ये 2 ही रहेगा, तो इससे कम ये होगा नहीं। और अगर जेट की संख्या जैसे पोल ज्यादा है तो इसकी वो नंबर बढ़ जाएंगे, तो ए हमारा उसके बराबर रहेगा। तो वेव वाउंडिंग में ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, लेकिन जो लैप वाउंड है इसमें अगर सपोज करिए 4 पोल है तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 पोल है तो हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 पोल है तो 8 पोल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें आउटपुट हमारा कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा वेव वाउंड में आउटपुट हमेशा ज्यादा होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन की ध्रुवता समान हो तो अधिक होगा। हमसे वेव वाइंडिंग में पूछा गया है। नेक्स्ट है, जनरेटर का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं? पदार्थ, चालक के पदार्थ, जनरेटर की गति, फ्लक्स, और गति और फ्लक्स दोनों। तो गति और फ्लक्स दोनों है, तो ईएमएफ हमारा N, उस पर जो उसका आरपीएम होता है उस पर, और फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, फाई, ये हमारा फाई होता है। तो दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व किसके कारण खो देता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व आप समझिए, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। तो जब हम किसी कॉइल पे एक सोर्स देते हैं, डीसी सोर्स, तो वो क्या होता है कि एक एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। कॉइल को अगर हम लोग सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो जब हम सप्लाई हटाते हैं तो उसमें कुछ चुंबकत्व रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी होती है, उसी के कारण जनरेटर को दोबारा हमें सप्लाई नहीं देनी पड़ती उसके फील्ड पोल पे, जिससे वो बार उसको एक्साइट करना पड़ता हो। तो आप देखते भी हैं कि जो अगर कोई जनरेटर बहुत टाइम तक रखा हुआ है तो उसका ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म
खो जाता है। तो खो जाने से क्या होता है कि हमें इसके फील्ड पोल पे वापस से बैटरी टच करानी पड़ती है, या किसी डीसी सोर्स से उसको हम सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई देते हैं तो उसमें फिर से मैग्नेटिज्म का गुण आ जाता है। फिर जब हम लोग जनरेटर को रोटेट कराते हैं तो वो सप्लाई या ईएमएफ हमें देना स्टार्ट कर देता है। तो ये किसके कारण खोता है? तो ओवर हीटिंग के कारण खोता है, हैमरिंग के कारण खोता है, कंपन के कारण नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमरिंग और ओवर हीटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व चाहिए या तो हमें चुंबकत्व चाहिए, लेकिन चुंबकत्व हमें चाहिए ही चाहिए। आर्मेचर के चारों ओर हमें चुंबकत्व चाहिए। तो शंट जनरेटर में ये बिना चुंबकत्व के नहीं चल सकता है, सीरीज जनरेटर भी नहीं चल सकता है, कंपाउंड भी नहीं चल सकता है। लेकिन सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोग क्या करते हैं कि जो आर्मेचर है और उसके चारों ओर जो फील्ड पोल्स हैं, तो फील्ड पोल्स पे हम लोग सप्लाई अलग से देते हैं, तभी उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। तो उसको हम लोग सेपरेटली एक्साइट कराते हैं या पृथक उत्तेजित कराते हैं किसी डीसी सोर्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार हैं। तो प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार हैं हाइड्रो टर्बाइन, गैस टर्बाइन, डीजल इंजन। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। प्राइम मूवर क्या है? जिससे हम लोग जनरेटर को रोटेशन देते हैं। तो हाइड्रो टर्बाइन में हम लोग क्या करते हैं कि पानी के उसके फ्लो पे उसके टर्बाइन के फैंस को रखते हैं, जिससे इसमें उसकी मूविंग स्टार्ट होती है। इसको हम लोग प्राइम मूवर इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ से उसमें मूवमेंट लेते हैं। गैस टर्बाइन में हम लोग गैस के थ्रू लेते हैं। डीजल में हम लोग जला के डीजल में हम लोग डीजल जला के वाटर हीट करते हैं, स्टीम बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको प्राइम मूवर पे डालते हैं, इससे रोटेट होता है, तो जिससे हमें जनरेटर पे आउटपुट मिलता है। तो ये इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये आपका एमसीक्यू सीरीज रहा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ITI तैयारी।